Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Lectures by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग मेरान यूनिवर्सिटी के 2025 के एडमिशन्स को डिस्कस करेंगे। आपने किस तरीके से मेरान यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल करना है, आपने किस तरीके से मेरान यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, आपने किस तरीके से मेरान यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करनी है, मेरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कितना टाइम पीरियड होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने टेस्ट के लिए फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, जिसको लेके काफी सारे बच्चे परेशान चल रहे थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले नंबर के ऊपर, भाई कल बरोज संडे वाले दिन मेरान यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को अनाउंस करा कि जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आज 14 अप्रैल से मेरान यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन ओपन हो रही है और ये रजिस्ट्रेशन अप टिल आप 10 मई तक मेरान यूनिवर्सिटी के पहले राउंड का टेस्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मेरान यूनिवर्सिटी का जो इस दफा राउंड नंबर 1 आ रहा है वो आपके पास कंडक्ट होगा जून के अंदर, और राउंड नंबर 2 फिर आपके पास कंडक्ट होगा जुलाई के स्टार्ट के अंदर। यानी कि आपके पास जस्ट 2 मंथ्स के टाइम पीरियड अवेलेबल है आप तैयारी करने का, क्योंकि आप लोगों के सिंध के डिफरेंट शहरों के अंदर जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो रहे होंगे वो जाहिर सी बात है मई के मिड के अंदर जाके मई के एंड के अंदर ही खत्म होंगे, क्योंकि भाई मई के मिड के अंदर मई के स्टार्ट के अंदर जब आपके एग्जाम्स अभी एंड भी होंगे 8 मई तक 10 मई तक, तो उसके बाद प्रैक्टिकल्स भी होती हैं, चीजें भी होती हैं, और फिर फाइनली आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी करने पे फोकस करोगे। आपके पास एनईडी यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी अवेलेबल होगा, मेरान का भी होगा, कायदे अवाम का भी होगा, अगर आप नस में अप्लाई कर रहे हो नस का टेस्ट भी फिर सर पे खड़ा हुआ होगा। तो आपको तैयारी बहुत तरीके से करनी है, क्योंकि एक चीज जहन में रखिएगा, मेरान यूनिवर्सिटी के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। मेरान के अंदर कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। सेकंड नंबर के ऊपर मेरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट जस्ट 1 घंटे का होता है। 1 घंटे के अंदर आपको 100 MCQs को सॉल्व करना है, 60 मिनट्स के अंदर आपको 100 MCQs को सॉल्व करना है। तो मेरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट का पैटर्न और मेरान यूनिवर्सिटी का डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू एनईडी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एज कंपेयर टू आपके पास दूसरी यूनिवर्सिटी जो सिंध के एग्जिस्ट कर रही है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, या पाकिस्तान की दूसरी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनके मुकाबले में काफी डिफिकल्ट होता है। तो याद रखिएगा मेरान की तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अभी से अपनी तैयारी का आगाज करिए। दिन के कुछ बेशतर हिस्सा अपना टाइम अपनी तैयारी को दीजिए, अपने पर्टिकुलरली लेक्चर्स को दीजिए, और कोशिश करिए कि बैच का हिस्सा बनिए। इसी चीज को कैटर करने के लिए मैंने न्यू बैच अपना स्टार्ट करा है मेरान यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि इस वीक से स्टार्ट हो रहा है। आपने कोशिश करनी है कि इस बैच का हिस्सा बनिए। इस बैच के अंदर आपको कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी लाइव क्लासेस के अंदर मेरान यूनिवर्सिटी की, जिसके अंदर हम लोग डिटेल के अंदर एक एक सब्जेक्ट तमाम सब्जेक्ट्स कवर अप करेंगे मेरान यूनिवर्सिटी के। ना सिर्फ अगर आप मेरान में अप्लाई कर रहे हो, मेरान के साथ कायदे अवाम में, आईबीएस अक्कर के अंदर, एनईडी के अंदर, नस के अंदर, फास्ट के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, तो आपको अलग अलग फीस देने की जरूरत नहीं है। इस बैच के अंदर आपको तमाम चीजें कवर करवाई जाएंगी फ्रॉम दी बेसिक टू दी एडवांस, और इस बैच के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेस लाइव होंगी। ये लाइव क्लासेस हमारे जूम के पोर्टल के थ्रू हो रही होती हैं, और इन लाइव क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन थी मेरे शागिर्दों की। मेरान यूनिवर्सिटी की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन थी मेरे बच्चों की। इसके अलावा कई ऐसे बच्चे हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करे हुए, जो कि ऑब्वियसली जिन्होंने बाद में लाके अपनी पर्टिकुलरली अपनी रिजल्ट्स को शेयर किया था। तो बताने का मकसद ये कि चाहे आप एनईडी की तैयारी कर रहे हो, मेरान की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, नस की कर रहे हो, जेआईकेआई की कर रहे हो, कायदे आवाम की कर रहे हो, आईबीएस सक्कर की कर रहे हो, आईबीए कराची की कर रहे हो, तो भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको हर इन तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप करवा रहा है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि मिनिमम तरीन कीमत के ऊपर आपको तमाम चीजें कवर अप करवाएगा। पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी, पाकिस्तान के टॉप टीचर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे, आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ दोस्त जो कि आप आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर अप करवाएंगे। सेकंड नंबर के ऊपर आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, और ये टेस्ट एग्जैक्टली सेम पैटर्न के ऊपर होंगे जैसे मेरान का टेस्ट होता है, एनईडी का होता है, नस्ट का होता है, फास्ट का होता है, आईबीएस अक्कर आईबीए कराची का होता है, जीआईके कॉमसेट्स का होता है, एनटीएस का होता है। तो और जो भी टेस्ट आपका कंडक्ट होता है इसका प्रॉपर्ली आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर सकें, ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर सकें। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास मेरान यूनिवर्सिटी के अंदर डिपेंड करती है वो ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट की जो टेक्टिक्स होती हैं, टाइम मैनेजमेंट की जो ट्रिक्स होती हैं, वो तमाम की तमाम ट्रिक्स आपको वो फैकल्टी जो कि इन तमाम चीजों की माहिर है वो आपको कवर अप करवाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई फिजिक्स भी एक ही बंदा पढ़ा रहा हो, मैथ्स भी एक बंदा पढ़ाए, केमिस्ट्री भी एक बंदा पढ़ाए, इंग्लिश भी एक बंदा पढ़ाए, और अफसोस का मुकाम है बायो भी एक बंदा पढ़ाए। ऐसा नहीं होता भाई। तमाम फैकल्टीज जो होती हैं हमारी पाकिस्तान की टॉप की डिफरेंट कॉलेजेस के एचओटीज, डिफरेंट कॉलेज के प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर्स जो होते हैं वो पे आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अपना एप्टीट्यूड कोर्स पढ़ाते हैं, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर अगर आप एमटी कैट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एमटी कैट के अलग बैचेस होते हैं, या अगर आप मेरान में एनईडी के अंदर प्री मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपके टेस्ट में बायोलॉजी का पोर्शन आएगा, तो वो तमाम चीजें भी आपको कवर अप करवाई जाती है। या फिर अगर आप बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, आईबीए के अंदर अप्लाई कर रहे हैं,
या पाकिस्तानी किसी और बिजनेस यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे वो बैरिया हो, केएसबीएल हो, सीबीएम हो आपके पास पर्टिकुलरली, या लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, एनएस बिजनेस स्कूल हो, फास्ट बिजनेस स्कूल हो, तो वहां के अलग बैचेस आपके कवर अप पूरे होती है। तो लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनिएगा। न्यू बैच हमारा भी रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है। तो खैर, हम लोग मूव करेंगे सबसे पहले मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए। तो बेटा देखो, मेहरान यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे आपने फिल करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर आप मेहरान यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आप सबसे पहले लिखेंगे admissions.mute.edu.pk। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने इसको डालना है, आपके पास इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। मेरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, आपके पास इस तरीके का ये आपका ओपन होनी चाहिए वेबसाइट। जब आप लिखोगे admissions.mute.edu.pk, admissions.mute.edu.pk करने के ऊपर आपके पास इस तरीके का आपके पास सिनेरियो ओपन हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले अगर आप इसको देखो, रजिस्ट्रेशन ओपन वाले क्लिक के ऊपर आप क्लिक करते हो, तो आपके पास इस तरीके का ये रजिस्ट्रेशन ओपन होने का पेज आ जाएगा। अब आपने किस तरीके से क्या करना है इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले जो दूसरा वाला लिंक था, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास मेहरान यूनिवर्सिटी का कंप्लीट ब्रोशर ओपन हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट का। तो जल्दी से जरा इसको भी गो थ्रू कर लेते हैं कि भाई देखो, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि मेहरान यूनिवर्सिटी सिंध की और पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर शुमार होती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। आपके पास रैंक है, ये सेकंड है, ये सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी है यूआई ग्रीन मैट्रिक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर। सेकंड बेस्ट पब्लिक सेक्टर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर रैंक होती है। और सिंध के अंदर एचईसी रैंकिंग के ऊपर ये फर्स्ट के ऊपर आई है। 351 इसका स्कोर है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के ऊपर। अच्छा भाई, सेशन 2025-26 का अनाउंस कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन लोगों ने डिफाइन करा हुआ है कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन अपना हासिल करना चाह रहे हैं रेगुलर के ऊपर, सेल्फ फाइनेंस के ऊपर, वो एटलीस्ट किसी न किसी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। सबसे पहले नंबर के ऊपर मेहरान यूनिवर्सिटी ये बात कह रहा है कि भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे दिया है, तो उनका पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि भाई वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं और अगर आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम 2024 में दिया है, तो आप एलिजिबल हो एडमिशन हासिल करने के लिए। सेकंड एडमिशन क्राइटेरिया, जिन बच्चों का इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ हुआ है, तो वो तमाम बच्चे जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ हुआ है 2022 तक का, यानी कि अगर आपने 2022 में अपना सेकंड ईयर के पेपर दिए थे, इंटर कंप्लीट किया था, 2023 में किया था, 2024 में किया था, और उनके इंटर में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, तो वो तमाम प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 2021 वाला, 2020 वाला, 19 वाला, 18 वाला अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किन बच्चों के लिए है कि अगर आपकी 60 से कम परसेंटेज है और अगर 2022 तक आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ था और आपकी कम से कम 50% है इंटर के अंदर, तो आप भी एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। मगर 2022, 23, 24 वाला बच्चा जिसका इंटरमीडिएट हद से हद 2022 तक कंप्लीट हुआ था या 2023 में हुआ था या 24 के अंदर हुआ था, तो ये वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, उससे पुराना बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। तो मेहरान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के तीन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, यानी कि तीन तरह के बच्चों के लिए। एक वो बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं और उनका फर्स्ट ईयर का पर्टिकुलरली लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर उनका कंप्लीट हुआ था 2024 के अंदर, यानी कि वो बच्चा जिस वक्त सेकंड ईयर के पेपर देगा ये एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, इनके लिए मार्क्स की कोई कंडीशन नहीं है। या फिर दूसरे नंबर के ऊपर वो बच्चा जिसका सेकंड ईयर पुराने सालों में कंप्लीट हुआ था हद से हद 2022 तक के अंदर, यानी कि आपका सेकंड ईयर 2022 में कंप्लीट हुआ था, 23 में हुआ था, 24 में हुआ था, तो आप भी एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी 60% नंबर के साथ आपका इंटर कंप्लीट हुआ था, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और अगर 60% से कम पे एडमिशन आपका हुआ था, 60% से कम के ऊपर आपका इंटर कंप्लीट हुआ था 2022 या उसके बाद, तो आप भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, मगर सिर्फ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स के ऊपर। अच्छा भाई, इसके अलावा आगे कहता है कैंडिडेट्स गेटिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट एचएससी पार्ट 1 और इक्विवेलेंट हैव टू स्कोर एटलीस्ट 60% मार्क्स in HSC2 or equivalent, otherwise their admission shall stand cancelled and none of the fees will be refunded. However, candidate admitted in engineering technology program have to score at least 50% marks in HSC part 2 or equivalent, otherwise their admission stand cancelled and the fees will not be refunded. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं और उनको जो एडमिशन मिलेगा फर्स्ट ईयर की बेसिस पे मिलेगा, यानी कि वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के पेपर इस साल दे रहे हैं तो मेहरान यूनिवर्सिटी में एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, मगर उन्हें जो एडमिशन दिया जाएगा वो एडमिशन उनकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज पे दिया जाएगा। तो जब आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट बाद में आएगा अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, तो आपके सेकंड ईयर में कम से कम 60% नंबर होने चाहिए, 60% आनी चाहिए मिनिमम। अगर उससे कम आई अगर उससे कम आई तो आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कोई पैसा वैसा वापस नहीं मिलेगा भाई। मेहरान साफ तौर पे कह रहा है। अच्छा, आगे इन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आजकल जो शोषा चल रहा है ग्रेस मार्क्स वाला, जो कह रहा है कि भाई ग्रेस मार्क्स जो आपको बोर्ड अवार्ड कर रहा है ना,
हम उसको काउंट नहीं करेंगे। कहता है भाई ये फ्री के नंबर है, ये हमारे काम करने की चीज नहीं है। जो मेहनत से नंबर कमाए हुए हैं, खाली हम उनको काउंट करेंगे। ये ग्रेस मार्क्स जो आपको बोर्ड वाले अवॉर्ड कर रहे हैं, ये हम आपके काउंट नहीं करेंगे किसी बच्चे के। आगे कहता है द कैंडिडेट हु हैव स्विच्ड देयर ग्रुप्स बिटवीन pre-engineering and pre-medical or vice versa required to upload their slip provided by the controller of the Permanent Education Board as a proof and an affidavit available on the admission website on the admission portal. The computation of CPN for the candidate will depend on HC Part 1 examination mark. यानी कि देखो, ये वो उन बच्चों के लिए जुमला लिखा हुआ है, वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल के थे और फिर अब वो एडिशनल मैथ्स के पेपर देके प्री इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो रहे हैं। तो चूंकि एडिशनल मैथ्स के पेपर अभी उनके हो रहे होंगे और एडिशनल मैथ्स का रिजल्ट नहीं आएगा अब टिल अक्टूबर नवंबर तक, तो मेहरान यूनिवर्सिटी कह रहा है कोई मसले की बात नहीं है भाई। आप जब फॉर्म को फिल कर रहे हो तो फॉर्म को फिल करते हुए आपने 2 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो एड के पेपर दे रहे होते हैं, यानी कि प्री इंजीनियरिंग से प्री मेडिकल पे अगर कोई शिफ्ट हो रहा है या प्री मेडिकल से कोई प्री इंजीनियरिंग पे शिफ्ट हो रहा है, तो वो एडिशनल मैथ्स का पेपर देता है, यानी कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के पेपर देता है। तो मेहरान यूनिवर्सिटी कह रहा है जो बोर्ड ऑफिस से आपको उसकी स्लिप मिलेगी ना, जब जो पेपर देने की आप स्लिप है, आपके एडमिट कार्ड की पिक्चर है, स्लिप है, तो वो आपने अपने पोर्टल के ऊपर साथ ही अपलोड करनी होगी। और साथ में हमारे एडमिशन पोर्टल के ऊपर एक एफिडेविट पड़ा हुआ होगा। एफिडेविट होगा कि भाई आपके अगर नंबर कम आए तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, उस पर इस तरह का मजन कहानी लिखी हुई होगी। तो आपने उस एफिडेविट को डाउनलोड करना है, साइन वाइन करवाना है और उसको भर के फिर आपने अपने एडमिशन पोर्टल पे अपलोड करना होगा। और आपको भी एडमिशन आपके फर्स्ट ईयर के नंबर के ऊपर ही मिलेगा। अच्छा, आगे कहता है फर्दर मोर द प्री एडमिशन टेस्ट ऑफ सच कैंडिडेट विल अलाइन विद देयर प्रेफर्ड ग्रुप। Once they have taken the test within their chosen group, they will only be eligible for the admission discipline relevant to that group, and no subsequent group changes will be allowed under any circumstances. इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर एक बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है एंड नाउ ही इज गिविंग एडिशनल मैथमेटिक्स एग्जाम, तो अब वो प्री इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो चुका है, तो मेहरान यूनिवर्सिटी कह रहा है कि भाई अब वो जो प्री इंजीनियरिंग वाले ग्रुप्स है ना, वो उसके अंदर काउंट होगा। अब ये नहीं होगा कि यार आपको प्री इंजीनियरिंग वाले ग्रुप के अंदर आपका इंटरव्यू हमने करवा दिया, कर दिया, अब बाद में आके आप कहते हो नहीं सर मुझे तो प्री मेडिकल वाले ग्रुप पर डाल दिया जाए, वो कर दिया जाए। बयान साफ तौर पे कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब देखो भाई, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज में अप्लाई कर सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के बच्चे या फिर डीएई विद द सेम रेलिवेंट टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन एज पर दी पीसी क्राइटेरिया। ये तमाम बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या डीएई के बच्चे हैं, ये तमाम बच्चे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई कर सकते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर, बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, मटेरियल्स एंड माइनिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्सटाइल। और आर्किटेक्चर में अप्लाई कर सकते हैं रीजनल प्लानिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश के अंदर। वाइल बीएस के प्रोग्राम्स के अंदर एनवायरमेंटल साइंसेज है, कंप्यूटर साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर सिविल इलेक्ट्रिकल आता है। तो प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे इन तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं ना, प्री मेडिकल वाले ग्रुप के बच्चे, उनको कौन कौन से प्रोग्राम्स दिया जा रहे हैं। उनको दिया जा रहा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन बायोमेडिकल, आप बायोमेडिकल में अप्लाई कर सकते हो। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए में अप्लाई कर सकते हो। बैचलर ऑफ साइंस इन एनवायरमेंटल साइंसेज एंड कंप्यूटर साइंसेज, यानी कि आप लोग कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर साइंसेज के अंदर, एनवायरमेंटल साइंसेज के अंदर, और बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश के अंदर, यानी कि बीएस इंग्लिश में अप्लाई कर सकते हो। जो जर्नल साइंस वाले बच्चे हैं, यानी कि कंप्यूटर जिन्होंने इंटर या लेवल्स में पढ़ा होता है, ये बच्चे कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सॉफ्टवेयर टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, या फिर आर्किटेक्चर, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के अंदर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बैचलर ऑफ स्टडीज इन इंग्लिश के अंदर, बैचलर ऑफ साइंसेज इन कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। इसके अलावा कॉमर्स के बच्चे कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ बीबीए के अंदर और इंग्लिश के अंदर। और दूसरे अदर ग्रुप्स कौन से हैं, बीबीए और इंग्लिश के अदर ग्रुप्स हैं, जहाँ पे बाकी बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका जो खैरपुर कैंपस है, वहां पे आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप या फिर डीई के जो बच्चे हैं जिनका सेम टेक्नोलॉजी है प्री इंजीनियरिंग वाली, उनको ऑफर होगा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर। वाइल उनको मैथमेटिक्स भी ऑफर हो रहा है। जो कंप्यूटर साइंस वाले ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनको इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर ऑफर होगा, और साइंस के अंदर बीएस के अंदर मैथमेटिक्स का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। अब देखो, साफ तौर पे इन्होंने लिखा हुआ है एडमिशन फॉर्म को फिल करने की डेट, कि भाई आप एडमिशन पोर्टल जो कि undergraduateadmission.mu.edu.pk है, वहां से आप अपने एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। एडमिशन फॉर्म को फिल करने का आगाज 14 अप्रैल 2025 से होगा। इसके अलावा द कैंडिडेट शैल पे द एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीस थ्रू द फीस चालान जनरेटेड बाय द म्यूट ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, यानी कि आप फीस चालान को आप ऑनलाइन मंगवाओगे, चालान को पे कर सकते हो, ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, नहीं तो बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हो। और इसके अलावा एचबीएल की हबी बैंक की किसी भी ब्रांच के अंदर पे अप कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई आपका क्या क्या चीजें चाहिए। द कैंडिडेट हैज टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द पेड चालान, सही है, यानी कि जो आपने फीस पे करी होगी आपको उसकी पेड चालान की कॉपी भी अपलोड करनी है। इसके अलावा ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ एसएससी एचएससी पार्ट 1 पार्ट 2
डीएई इक्विवेलेंट, यानी कि भाई जो भी रिजल्ट आपका आया हुआ है रिसेंट रिजल्ट, उसको आपने अपलोड करना होगा। अगर आप अभी सेकंड ईयर के अंदर है तो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की कॉपी को आप अपलोड करोगे, स्कैन कॉपी को। और अगर आपका इंटर कंप्लीट हो चुका है तो आप कंप्लीट इंटरमीडिएट के रिजल्ट की कॉपी को अपलोड करोगे। इसके अलावा आपकी जो रिसेंट फोटोग्राफ है उसको अपलोड करना है। इसके अलावा डोमिसाइल और पीआरसी को अपलोड करना है। मैंने ये बात आपको 2 हफ्ते पहले बताई थी, जब मैंने मेहरान के ऊपर वीडियो डिजाइन करी थी। मैंने आपसे कहा था कि भाई मेहरान का फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट होती है डोमिसाइल और पीआरसी का होना। तो भाई खुदारा डोमिसाइल पीआरसी बनने दे दो। मई 10 तक का खाली टाइम है राउंड 1 में अप्लाई करने का। आज अप्रैल की 14 तारीख है और आपके पास मुश्किल से 1 महीने का टाइम भी अवेलेबल नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस में चक्कर लगाइए और एक ही दिन में जाके एजेंट के जरिए, किसी भी बंदे के जरिए अपना जितनी जल्दी आप बनवा सकते हैं बनने के लिए दीजिए। डोमिसाइल और पीआरसी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा मेहरान का फॉर्म फिल करने के लिए। एंट्री टेस्ट कैसा होगा मेहरान यूनिवर्सिटी का, उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई ऑल एलिजिबल कैंडिडेट शेल अपीयर इन फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड प्री एंट्री टेस्ट एट मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ द जून 2025। यानी कि मेहरान यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट होगा जून 2025 के अंदर कंडक्ट किया जाएगा। द यूनिवर्सिटी शेल आल्सो कंडक्ट द सेकंड कंप्यूटर बेस्ड एंट्री टेस्ट आफ्टर द फर्स्ट एंट्री टेस्ट। एंड जो बच्चे अपना रिजल्ट इंप्रूव करना चाहते हैं या जो रिजल्ट जो अपने टेस्ट में फेल हो चुके हैं और दोबारा टेस्ट देना चाहते हैं तो फिर वो पर्टिकुलरली सेकंड टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं। द सेकंड टेस्ट इज ऑप्शनल एंड द कैंडिडेट्स हैव टू पे द admission test fees to reappear in the second test. The best score of the first and second test shall be considered. Admit slips for the pre-admission test will be issued online through the online admission portal and shall be produced by the candidate at the time of the test along with the original CNIC। यानी कि भाई आपको जाहिर सी बात है एडमिट कार्ड जो होगा वो आपके पास जून के तक आ जाएगा और वो फिर आपको लेकर जाना होगा। और सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि भाई कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिपेयर कंप्लीट देयर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज अंडर। मार्क सर्टिफिकेट, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है फॉर्म फिल करने के लिए। आपको आपका मार्क सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, मैट्रिक का मार्क सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट मिलता है पक्का सर्टिफिकेट वो चाहिए। सही है, पक्का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो एटलीस्ट मैट्रिक की मार्कशीट आपको लाजमी तौर पर चाहिए। इसके अलावा एचएससी पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि अगर पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया हुआ तो आपकी फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो रिक्वायर्ड होगी। सही है, इसके अलावा डीए मार्क्स सर्टिफिकेट जो होता है, जो ए लेवल्स के बच्चे हैं उनकी जो ग्रेड शीट होती है आईबीसीसी वाली इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो उनका होता है उनको वो चाहिए। सीएनआईसी या बे फॉर्म की कॉपी, अगर आपका सीएनआईसी नहीं बना हुआ तो हर जगह पे बे फॉर्म इस्तेमाल हो रहा होता है। इसके अलावा डोमिसाइल और पीआरसी, मैं बार बार कह रहा हूं मेहरान यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने के लिए आपको डोमिसाइल और पीआरसी लाजमी तौर पर चाहिए होगा। अपने वाले साहब को नहीं डाल सकते। एक मेरे पास क्वेश्चन अक्सर पेशतर ये पूछा जा रहा होता है, सर क्या अपने वाले साहब का डोमिसाइल डाल दें? तो बेटा फिर वाले साहब का एडमिशन होगा, आपका नहीं होगा माजरत के साथ। तो भाई डोमिसाइल बच्चे का अपना होता है। तो भाई अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आज ही के दिन जाओ, जितनी जल्दी जा सकते हो कल के दिन फौरन जाओ। अपने घर के जो 3-4 बिल्स हैं उसकी कॉपी लेके, वालिदैन का सीएनआईसी लेके और अपने वालिद साहब को साथ लेके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस और वहां से डोमिसाइल और पीआरसी बनने के लिए तो 15 दिन में नॉर्मली बन जाता है। और इन तमाम की कॉपीज भी आपको बाद में चाहिए होंगी। सही है ना? अच्छा, एडमिट कार्ड स्लिप एंड एफिडेविट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव चेंज्ड देयर ग्रुप इशूड बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द कंसर्न एजुकेशन बोर्ड। यानी कि अगर आप अगर आपने पर्टिकुलरली प्री मेडिकल से प्री इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से प्री इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो रहे हैं तो जो एडिशनल मैथ्स के एडिशनल केमिस्ट्री के अगर आप कोई पेपर बचा दे रहा है तो उसके जो एडमिट कार्ड की कॉपीज होंगी, जो अगर आप इस साल एग्जाम जैसे दे रहे हैं, जो एडमिट कार्ड की कॉपीज होंगी वो भी आपको बाद में सबमिट अप करवानी होगी। सही है, तो ये तमाम की तमाम इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स वगैरह डिफाइंड करी हुई जो कि मैंने आपको बहुत तरीके से बता दी। मेहरान इज अ वेरी गुड ऑप्शन इंटीरियर सिंध के बच्चों के लिए। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर एनईटी के साथ मेहरान को लाजमी तौर पर टारगेट करें और आपको काफी इसमें फायदा होगा। बाकी इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेहरान यूनिवर्सिटी का मेरा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, लाजमी तौर पर आप इसका हिस्सा बनिए। मेहरान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन है अलहमदुलिल्लाह मेरे बच्चों की। इसके अलावा मेहरान यूनिवर्सिटी के पास टेबल भी सॉल्व करवा रहा हूँ, उसको लाजमी तौर पर कवर अप करें। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस इंशाल्लाह ताला। खैर, अब आते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल करने के ऊपर। अगर आप ये जो आप इस पेज पे जब जाओगे ना, आपको कुछ भी नहीं करना भाई। सिंपल तरीके से आप पर्टिकुलरली इस पेज पे जैसे जा रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके पास इस तरीके का पर्टिकुलरली फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर अक्सर बच्चे क्या करते हैं अपनी डायरेक्टली जीमेल और पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। आपने ये काम नहीं करना, क्योंकि देखो अभी आपके पास कोई आपका अकाउंट रजिस्टर नहीं हुआ हुआ। एक नॉर्मल सी बात है ना भाई, आप फेसबुक को जब ओपन करते हो फर्स्ट टाइम तो डायरेक्टली थोड़ी ओपन हो जाती है। आप पहले फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर पहले अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, रजिस्टर करते हो। तो आपने भी क्या करना है, यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाके पहले अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है। सही है, आपने भी क्या करना है, आपने पर्टिकुलरली अकाउंट रजिस्टर करना है। इंस्ट्रक्शन साफ तौर पे क्या लिखी हुई है, टू अवॉइड डिले कंप्लायंसेस इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस प्लीज डू नॉट पे फीस एंड फंड ट्रांसफर इजी पैसा और जैज कैश एंड फंड ट्रांसफर सर्विस। अब देखो ये क्या इन्होंने क्या कहा हुआ है, अब हमारे मुल्क की एक बहुत अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, ये साफ तौर पे क्या कह रही है, अगर आप डिले से बचना चाहते हो, पाकिस्तान में किसी ऑनलाइन सिस्टम से बचना चाहते हो, तो भाई आप फीस को जो है ना
आप ऑनलाइन पे ना करो, आप बैंक के थ्रू जाके पे करो, ज्यादा सेफ चैनल है। ये मेहरान यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे खुद ये डिफाइन कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये मेहरान यूनिवर्सिटी क्या कह रहे हैं कि भाई आप अगर बचना चाहते हो किसी डिले से, किसी कॉम्प्लिकेशन से, तो कोशिश करो कि यार जो एचबीएल की नॉर्मल ब्रांच है वहां पे आप चालान को प्रिंट करके जाके फिजिकली फीस पे कर दो, ज्यादा बेहतर है। सही है। देर इज नो नीड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट और प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म फिजिकली एडमिशन ऑफिस। आगे मेहरान कहता है कि भाई तुम्हें प्रिंट करके किसी फॉर्म को सबमिट नहीं करवाना, तुम्हें सारा का सारा फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करवाना है। आपको कोई भी पर्टिकुलरली चीज सबमिट फिजिकली नहीं करवानी। आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से किस चीज के ऊपर अमल करना है, आपने ऑनलाइन सारी चीजें सबमिट करवानी है। आगे कह रहे हैं द डेडलाइन ऑफ द बैंक चालान सबमिशन, यानी कि अक्सर बच्चों के जहनों में ये होता है ना, सर अगर फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 10 मई है तो सर वो फीस कब तक सबमिट करवा सकते हैं। भाई फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 10 मई का मतलब ये है कि भाई फीस भी 10 मई है उससे पहले सबमिट करवानी है, ये इन्होंने लिखा हुआ है। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप सिंपल तरीके से आप पर्टिकुलरली इन ईमेल्स के ऊपर अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रजिस्टर अकाउंट के ऊपर जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब देखो ये रजिस्टर अकाउंट के ऑप्शन पे जब आप गए तो आपके पास इस तरीके से सेशन ओपन हो जाएगा। कोशिश किया करें कि आप फॉर्म को हमेशा किसी लैपटॉप से, कंप्यूटर से फिल करें। अगर आपके पास कोई घर में लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो आपके इलाके के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन शॉप है, कोशिश करें कि वहां चले जाएं, उनको 10 15 20 30 रुपए जो भी वो लेंगे उनको दें, और वहां पे बैठ के सुकून से फॉर्म को फिल करें। कभी भी फॉर्म मोबाइल के ऊपर फिल ना किया करें। अब आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना कैंडिडेट नेम लिखेंगे, यानी कि जो भी स्टूडेंट है उसका जो प्रॉपर नेम है, पूरा नाम। जो भी आपकी इंटर या मैट्रिक की मार्कशीट के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, आपने वो नाम यहाँ पे लिखना है। फिर उसी मार्कशीट के ऊपर जो आपके वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है, आप उसको लिखोगे। सही है। जो भी आपकी पर्टिकुलरली आपका इंटर आपकी इंटर की ए लेवल्स की मार्कशीट पे आपका प्रॉपर नेम लिखा हुआ है, आपने उसको लिखना है। फिर आपके वालिद साहब का जो नाम लिखा हुआ है, आपने उसको लिखना है। उसके बाद फिर आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है। याद रखिएगा वो ईमेल एड्रेस डाला करें जो आपको याद रहे, और अपनी एक ऑफिशियल और एक फॉर्मल ईमेल एड्रेस डिजाइन करें। आपकी ईमेल एड्रेस बच्चा गली बॉय 69 नहीं होना चाहिए, सलमान खान शाहरुख खान नहीं होना चाहिए, आमिर @, नहीं होना चाहिए, प्रिंसेस 123 नहीं होना चाहिए है, पापा की प्रिंसेस, पापा का दुलारा बेटा, इस तरह के आपकी ईमेल एड्रेस नहीं होने चाहिए खुदारा। आपकी ईमेल एड्रेस आपके नाम से मुशाबत रखनी चाहिए, प्रॉपर ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, ताकि आप जिंदगी में कल को किसी ऑफिस में जाएं तो आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो जो भी आपकी ईमेल एड्रेस है उस तरीके से आपने लिखे, स्पेलिंग वगैरह उसकी चेक कर लीजिएगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने सीएनआईसी या बेफॉर्म नंबर। अब जिन बच्चों का सीएनआईसी नहीं है, जिन बच्चों का पर्टिकुलरली सीएनआईसी नहीं बना हुआ होता, तो आपका जो बेफॉर्म होगा ना उसमें नंबर लिखा होगा। कल को जब आप इंशाल्लाह 18 साल के हो जाओगे तो आपको जो सीएनआईसी नंबर मिलेगा वही मिलता है, जो बेफॉर्म नंबर होता है वही आपका सीएनआईसी नंबर होता है। तो वो आपने यहाँ पे डालना है। फिर आप एक पासवर्ड खुद से सेलेक्ट करेंगे, एक नॉर्मल पासवर्ड सेलेक्ट कर लो और उसको फिर री एंटर करके यहाँ पे लिख दो। और कोशिश करिएगा उस पासवर्ड को कहीं पे कहीं चुपके से लिख लें, ताकि बाद में बार बार आप रीसेट पासवर्ड ना करते फिर रहे हो कि पासवर्ड भूल गए तो मसला ना हो। तो आपने इन तमाम चीजों को आपने फिलअप करना है। तो मैं जल्दी से इनको फिलअप करता हूँ, मैं आपको शो नहीं कर सकता, ये पर्सनल डेटा होता है। अच्छा बेटा, अब देखो जब आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास फिर ईमेल आएगी। आपके पास पर्टिकुलरली क्या आएगी, ईमेल आएगी मेहरान यूनिवर्सिटी की तरफ से। और आपने क्या करना होगा, अगर आपको ईमेल अपने प्राइमरी के फोल्डर में ना मिले, आप इसको प्रमोशन में चेक कर सकते हैं, सोशल पे चेक कर सकते हैं, अपडेट्स पे चेक कर सकते हैं। या फिर बहुत दफा क्या होता है, जो ईमेल आपने करी होती है ना, वो ईमेल आपके स्पैम के फोल्डर में चली जाती है। सही है ना। तो आपने हमेशा चेक करना है कि भाई आपने जब ईमेल करी थी तो आपने जब रजिस्ट्रेशन के लिए अब रजिस्टर करवाया है तो ईमेल आपके पास एक आएगी। वो ईमेल नॉर्मली होता ये है कि भाई पर्टिकुलरली आपके पास इधर आपके पास पर्टिकुलरली प्राइमरी के इनबॉक्स के अंदर ही आ जाए। बट बहुत दफा वो ऐसा नहीं होता, स्पैम के फोल्डर पे चली जाए, बिन पे चली जाए, या फिर प्रमोशन पे सोशल पे भी जा सकती है। सही है ना। डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर, डिपेंडिंग अपॉन योर सेटिंग्स। तो आपने करना क्या है, आपने सिंपल तरीके से आपने उस ईमेल को सर्च करना है, उसके बाद उस पर क्लिक करना है। आपके पास इस तरीके से अकाउंट वेरिफिकेशन कोड वगैरह आया हुआ होगा। मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो यूआरएल होगा, आप सिंपल इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के ऊपर आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखो बेटा, जब आपने उस ईमेल के अंदर यूआरएल पे क्लिक करा ना, तो अब आपके पास क्या हो गया, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया। अब आप वापस से आओगे इस लॉगिन पेज के ऊपर। अब फाइनली यहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस को डालोगे, और जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था उस पासवर्ड को यहाँ पे प्लॉट अप करोगे। सही है। आपके पास जो ईमेल आई थी उस ईमेल के ऊपर आपने जो पासवर्ड सेलेक्ट किया तो पासवर्ड भी लिखा हुआ आ रहा होगा, ताकि आपके पास एक रिमाइंडर रहे कि आपने ये पासवर्ड ही सेलेक्ट करा था यहाँ पे। अब आपने करना क्या है, वापस जब आप इस लॉगिन पेज के ऊपर आए, अब आपने यहाँ पे पर्टिकुलरली अपने जो ईमेल एड्रेस है उसको डालोगे, पासवर्ड को डालोगे, और सिंपल लॉगिन पर क्लिक कर दोगे, तो आपका अकाउंट, आपका जो फॉर्म होगा। अब देखो सिंपल तरीके से जब आपने अपने अकाउंट को क्रिएट करा तो फाइनली मेरान यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपके पास अभी ओपन हो चुका है। अब ये आपके पास क्या हो चुका है, फाइनली मेरान यूनिवर्सिटी का इस तरीके से हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। और अब आपने इस फॉर्म को जरा समझना है, ये हमारा डैशबोर्ड है।
यहाँ पे देखो सारी चीजें लिखी हुई आ रही हैं कि आपने अभी तक क्या क्या चीजें पे नहीं करी हैं, क्या क्या चीजें भी आपकी रहती हैं। पहले नंबर के ऊपर एक चीज ध्यान में रखिएगा, मेरान यूनिवर्सिटी के अंदर चालान आपको फौरन से अपलोड करना है। तो पहला स्टेप ही क्या है कि चालान अपलोड करने का, यानी कि भैया सिंपल तरीके से क्लिक टू अपलोड चालान, यानी कि चालान इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल पिक्चर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन। तो जैसे जैसे आप स्टेप्स को क्रिएट करते जाओगे ना, आपके डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे टिक होता जाएगा, ग्रीन होता जाएगा। अभी चूंकि मैंने फौरन से अभी फॉर्म को ओपन किया है, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से सारी चीजें भी रेड के अंदर आ रही हैं। जब आप यहाँ पे चीजों को ओपन करते जाएंगे, ये आपके पास क्या होती जाएंगी, ग्रीन होती जाएंगी, और जैसे जैसे चीजें वेरीफाई होती जाएंगी। तो नंबर के ऊपर अगर मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑप्शन है एडमिशन फॉर्म का। इसमें मेरी पर्सनल डिटेल्स आ रही होंगी, जिसको मैं अभी हाइड भी कर दूंगा। ये मेरी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, जो कि जाहिर सी बात है, अभी सारी की सारी खाली है, क्योंकि मैंने अभी तक फॉर्म तो फिल ही नहीं करा ना। ठीक है, एडमिशन फॉर्म आ रहा है, जैसे जैसे आप चीजों को डालते जाओगे, यहाँ पे चीजें एडअप होती जाएंगी। तो सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 के ऊपर जाओगे। सबसे पहले कहाँ जाओगे, स्टेप नंबर 1 के ऊपर। अब देखो मैं सिंपल तरीके से स्टेप नंबर 1 के ऊपर गया, तो मेलान यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल करने का पहला स्टेप ही क्या है कि आपने फीस पे करनी है। तो भाई आपने जो फीस पे करनी है, यहाँ पे साफ तौर पे डेडलाइन लिखी हुई आ रही है, 10 मई आखिरी डेडलाइन है। यानी कि आप मेलान यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते जब तक कि आप फीस को पे ना करो। तो यानी कि यहाँ पे लेट फॉर्म सबमिट करवाने का गुंजाइश ही नहीं है भाई। फॉर्म भी उस वक्त आपका सबमिट होगा, फॉर्म भी आपका उस वक्त फिल होगा जब आप पेमेंट करोगे। पहला स्टेप भी पेमेंट करना है। अब देखो सबसे पहले इन्होंने चीज क्या लिखी हुई है, डू नॉट यूज फंड ट्रांसफर सर्विस एंड नॉन एचबीएल पेमेंट विल नॉट बी एंटरटेन। यानी कि अगर तो आपका एचबीएल में अकाउंट मौजूद है तभी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आपने क्या करना है, प्रिंट बैंक चालान करना है। प्रिंट बैंक चालान के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपका जो बेनान यूनिवर्सिटी के फॉर्म का चालान है वो प्रिंट हो जाएगा। उसको प्रिंट करवाना है आपने, प्रिंट करवा के बैंक में जाके सबमिट करवाना है एचबीएल की किसी भी ब्रांच के अंदर, और उसकी फिर स्कैन करवानी है, उसकी पीडीएफ बना के यहाँ पे आप पहले अपलोड करोगे। सही है, तो पहला स्टेप ही क्या है, प्रिंट बैंक। देखो जब आप प्रिंट चालान के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास इस तरीके से मेहरान यूनिवर्सिटी के फॉर्म का चालान ओपन हो जाएगा। अगेन मैं इस सेक्शन को हाइड कर दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अलाउ नहीं होता किसी को भी अपनी पर्सनल डिटेल शो अप करना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर जो बैंक चालान है एचबीएल का, ये आपके पास प्रिंट हो जाएगा। जब ये प्रिंट हो जाएगा, तो इसको प्रिंट करवाने के बाद आप सिंपल तरीके से एचबीएल की किसी भी ब्रांच में जाके इसको पे करोगे। मेहरान यूनिवर्सिटी का जो इस दफा फॉर्म की फीस है वो है 5,450 रुपए। 5,450 रुपए मेहरान यूनिवर्सिटी के फॉर्म की फीस है। आपने इसको क्या करना है, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने चालान को प्रिंट कर लेना है। सही है, आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करना है, प्रिंट बैंक चालान के ऊपर करके इसको चालान को प्रिंट कर लेना है। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जब आपने चालान को प्रिंट करवाया है, तो चालान को प्रिंट करवाने के बाद आप एचबीएल की किसी भी ब्रांच के अंदर जाके चालान को जाके पे करोगे। पे करवाने के बाद जो आपके पास पेमेंट स्लिप आपको बैंक वाले देंगे, बैंक वाले चालान की एक कॉपी आपको दे देंगे, 2 कॉपीज वो लोग रख लेंगे। तो आपने आपके पास जो कॉपी आपको दी जाएगी, आपने उसको किसी अच्छी सी डॉक्यूमेंटेशन शॉप पे जाके स्कैन करवाना है, या अगर आपका मोबाइल बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो फिर आपने मोबाइल से खुद से स्कैन कर लो, पीडीएफ बना लो उसकी। और उसके बाद आप इस एड बैंक रेसिप्ट डिटेल्स के ऊपर जाओगे। आप सबसे पहले लिखोगे आपने किस ब्रांच के अंदर जाके इस फीस को पे करा है। लेट सपोज आपने एचबीएल की कराची ब्रांच में पे करा है, एचबीएल की सदर ब्रांच में पे करा है, एचबीएल हैदराबाद कैंट ब्रांच में पे करा है, या एचबीएल की खैरपुर ब्रांच में पे करा है। तो आपने जिस भी ब्रांच में जाके आपने चालान को पे करा है ना, आपने जिस भी ब्रांच में जाके फीस पे करी है, आपने उस ब्रांच का नाम यहाँ पे रखना है। और किस पेमेंट डेट क्या है, लेट सपोज अगर आज 14 अप्रैल है, तो मैंने 14 अप्रैल को जाके अगर मेहरान यूनिवर्सिटी की फीस पे करी है, तो मैं यहाँ पे पेमेंट के वही रखूंगा। और उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे जाके आपने पर्टिकुलरली उस फाइल के ऑप्शन को यहाँ पे अपलोड कर देना है। यानी कि जो आपकी डिपॉजिटर स्लिप होगी ना, जब जो आपने फीस पे करी है, जब फीस पे कर दी है, तो उन्होंने उस पर ठप्पा मार के बैंक वालों ने जो आपको आपकी स्टूडेंट कॉपी प्रोवाइड करी है, उसकी स्कैन कॉपी आपने यहाँ पे फाइल अपलोड कर देनी है। ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखो जो भी बैंक का नेम था, लेट सपोज मैं कहता हूँ खैरपुर नेम था, एचपीएल खैरपुर ब्रांच थी, सही है, जो भी ब्रांच का नेम था उसको मैंने रखा। मेरी पेमेंट डिटेल्स क्या थी भैया, आपने पेमेंट की आपकी डेट क्या थी, लेट सपोज मैंने 15 तारीख को फीस पे करी है। उसके बाद यहाँ पे जाके आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे पर्टिकुलरली फाइल को अपलोड कर देना है। अभी देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई चालान की इमेज रेड में आ रही है। सबमिट करवा के चेक करता हूँ क्या ये इसने किया है, इसने या ये कह रहा है कि भाई आपकी जो नेम है ना, नेम मेरा बहुत बड़ा आ रहा है, कोई मसले की बात नहीं है, इसको छोटा सा आप नेम कर दो कि नेम सही हो जाएगा। यानी कि मेरे पास जो ऑप्शन उसने कहा था, उसने मुझे क्या कहा कि भाई आपकी जो फाइल का नेम है बहुत बड़ा आ रहा है। तो जो भी आपकी फाइल का नेम होगा आपने उसको छोटा रखना होगा, इतना बड़ा नहीं रखना होगा। तो देखो स्टेप नंबर 1 ही क्या है कि आपने फीस पे करनी है। मेहरान यूनिवर्सिटी का पहला स्टेप क्या है कि आप
प्रिंट बैंक चालान के ऊपर जाओगे, चालान को प्रिंट करोगे, प्रिंट करवाने के बाद जो भी एचबीएल के करीब तरीब आपके घर की ब्रांच होगी वहां पे जाके उसको आप पे करोगे। पे करने के बाद फिर आप वापस अपने अकाउंट को ओपन करोगे मेरान यूनिवर्सिटी के। उसके बाद आप ब्रांच नेम जहां पे आपने फीस पे करी है उसको रखोगे, किस तारीख पे फीस पे करी थी उसको डालोगे, और उसकी कॉपी, जो आपके पास जो चालान की कॉपी होगी, जो आपने पेड कॉपी है, उसको यहाँ पे अपलोड अप करके सबमिट करवाओगे। फिर आप स्टेप नंबर 2 पे जाओगे, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन का स्टेप आ रहा है। फाइनली मैं स्टेप नंबर 2 के ऊपर आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे काफी सारी चीजें अपनी हाइड करी हुई है, मैं आपको खाली बता देता हूँ आपने किस तरीके से स्टेप को फिलअप करना है। सबसे पहले भाई, जो भी आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करवाए थे, अपना नाम और अपने फादर का नेम आपने वहीं पे लिख दिया था। अब गार्जियन नेम क्या होता है, देखो थर्ड ऑप्शन क्या है, गार्जियन नेम। वो तमाम लोग जिनके वालिद साहब हयात नहीं है, तो भाई आपके आपके घर की जो कफालत कर रहे हैं वो कहलाता है गार्जियन। अगर आपकी वालदा घर की कफालत करती हैं तो वो आपकी गार्जियन होंगी। अगर आपके मामू, चाचा, ताया, दादा, नाना, नानी, फुप्पा, अगर वो आपकी कफालत करते हैं, आपके वालिद साहब हयात नहीं है, या आपके वालिद साहब की डिवोर्स हो चुकी है वालदा के साथ, और आपकी जो भी बंदा कफालत करता है, तो वो लिखोगे। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जिनके वालिद साहब मौजूद नहीं है। अगर आपके वालिद साहब मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, तो आपने गार्जियन के ऑप्शन को फिलअप नहीं करना। गार्जियन का ऑप्शन सिर्फ उनके लिए होता है जिनके वालिद साहब नहीं है, याद रखिएगा। अच्छा, सेकंड नंबर पे मोबाइल नंबर डालोगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, जो भी घर का मोबाइल नंबर है, उसको आप डालोगे। आपका डोमिसाइल कहाँ का है, डोमिसाइल या डिस्ट्रिक्ट कहाँ की, आप उसको लिखोगे। आप सखर डोमिसाइल के हो, गुड़की के हो, खैरपुर हो, लाड़काना हो, शिकारपुर हो, जैकबाबाद हो, कश्मीर हो, हैदराबाद है, मटियारी है, टिंडो मोहम्मद खान, टिंडो अल्लाह यार है, दादू है, जामशोरो है, ठट्टा है, सजावल है, बदीन है, शहीद बेनजीराबाद, नौशेरो फिरोज, मीरपुर खास, उमरकोट, थर्ड पार्कर, सांगड़, कराची, कंबर, शहदाद कोट, आजाद कश्मीर, मेहरान यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हो, नॉमिनी हो, क्या हो, आपने उसको डालना है। आपका डोमिसाइल या पीआरसी कहाँ का है, जब आपका पीआरसी या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा उस पर लिखा होगा आप रूरल एरिया के हो या अर्बन के हो। अर्बन कहते हैं शहरी इलाके को, रूरल कहते हैं देही इलाके को। आपकी गेम क्या है, अगर तो आप कोई स्पोर्ट खेलने का शौक रखते हो तो आप उसको लिख सकते हो कि भाई आपको कोई गेम शेम खेलना पसंद है भाई। आप एथलेटिक, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, चीज, चीज लिखा हुआ है, चेस होना चाहिए, क्रिकेट, मेरे ख्याल में चीज की चेस की स्पेलिंग गलत है भाई। क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हाइकिंग, हॉकी, जूडो, कराटे, कबड्डी, माल, शूटिंग बॉल, स्क्वैश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, या कोई भी अगर आप गेम खेलते हो तो आप उसको लिखोगे। कोई भी नहीं खेलते तो नन पे सेलेक्ट कर देना। When have you ever been a current or former student of this university? अगर तो आप मेरान यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ते हो और इस दफा आप दोबारा से टेस्ट देके अपनी फील्ड चेंज करवाना चाह रहे हो, तो आप पर्टिकुलरली आप यहाँ पे करोगे, अपना रोल नंबर पुराना डालोगे। आपका सर नेम क्या है, लेट सपोज आपकी कोई कास्ट है, आपकी कोई भी कास्ट आ रही है, आप चन्ना फैमिली से बिलोंग करते हो, आप भुट्टो फैमिली से बिलोंग करते हो, जरदारी फैमिली से, जो भी एक्सवाइजी आपकी कास्ट आ रही है आप उसको यहाँ पे डालोगे। जतोई हो, जो भी हो। आपकी वालदा मोहतरमा का नाम क्या है, आपके फादर का या गार्जियन का सीएनआईसी नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सही है, आपका रिलीजन क्या है, आपकी जेंडर क्या है, आपकी कोई स्पोर्ट्स के अंदर अचीवमेंट है कि नहीं है, उसको लिखोगे। एनी टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर तो आपके अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, आपकी हाथों की 6 उंगलियां हैं, हाथों की उंगली कम है, आंखों के अंदर आप कलर ब्लाइंडनेस है, कोई भी चीज है उसको लिखोगे यहाँ पे, सही है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑफ किन्स नेम, यानी कि भाई नेक्स्ट ऑफ किन नेम का मतलब क्या होता है, कल को कोई इमरजेंसी हो जाए, नेक्स्ट ऑफ किन नेम कहते हैं दुनिया भर के अंदर, कोई कल को इमरजेंसी हो जाए तो किसको सबसे पहले कॉल करी जाए, तो आप उसको लिखोगे। आपके फादर का या गार्जियन का जो मोबाइल फोन नंबर है उसको लिखोगे। नेक्स्ट ऑफ किन मोबाइल नंबर्स का मतलब ये होता है कि भाई कोई इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर जो है आप उसको लिखोगे। आपका एड्रेस क्या है आप उसको लिखोगे। अगर आप हाफिज कुरान हो तो हाफिज कुरान वाले बच्चे यस पे क्लिक करेंगे क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नंबर आपको मिल रहे होते हैं। अगर आप हाफिज कुरान नहीं हो तो आप नो पे क्लिक करोगे। सेलेक्ट द गेम्स एंड प्लेड एट विच लेवल, अगर तो आपने कोई गेम्स खेली हुई है तो आप उसको लिखोगे कि भाई आपने जो गेम खेली थी वो किस लेवल पे खेली है, आपने क्लब लेवल पे खेली है, बोर्ड लेवल पे खेली है, प्रोविंस लेवल पे खेली है, नेशनल लेवल पे खेली है, नन ऑफ दीज है। आपका ब्लड ग्रुप क्या है उसको लिखोगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है भाई, इसको सेलेक्ट करके आपने फिलअप, देखो ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने तरीके से बैठ के फिलअप करनी है और आपने कोशिश करनी है कि इसको तरीके से बैठ के फिल करो। यहाँ पे तमाम की तमाम चीजों को आप डालोगे, मैं इन तमाम चीजों को हाइड करके फिलअप कर देता हूँ भाई, अलाउ नहीं है शो अप करना अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इसीलिए आपने इनको क्या करना है, तरीके से फिल करना है। मैंने सारे ऑप्शन आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। बेसिक ऑप्शन है, तरीके से बैठ के आप इसको फिलअप करोगे बेटा। तो ये जहन में रखिएगा कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के कोई फॉर्मर स्टूडेंट नहीं है ना तो फिर आप नो लिखेंगे यहाँ पे। सिमिलरली एनी टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी अगर नहीं है तो फिर आप नो लिखेंगे यहाँ पे, सही है ना बेटा, ये जहन में रखिएगा, बेसिक चीज है। अब देखो बेटा, मैंने स्टेप नंबर 2 जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी ना मेरी, मैंने उसको फिलअप कर दिया था। अच्छा याद रखिएगा वहां पे जो गार्जियन नेम था ना वहां पे भी आप नो आप डालोगे, क्योंकि गार्जियन नेम को डाले बगैर वो आगे फिल अप नहीं हो रहा था, तो वहां पे भी नो लिख दीजिएगा, सही है। अब देखो मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने फिलअप कर दी ना, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देखो ये ग्रीन हो गया, आपने देखा, ये देखो ग्रीन हो गया यहाँ पे, सही है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से स्टेप नंबर 3 के ऊपर जाएंगे। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या आ रहा है, एजुकेशन, हमारा वो आ रहा है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। अब भाई सबसे पहला ऑप्शन है मैट्रिक बोर्ड, आपका कहाँ का है, आपका मैट्रिक बोर्ड हैदराबाद का है, लाड़काना का है, जो भी आपका आ रहा है।
तो लेट अस कंसीडर, मैं कहता हूँ कि भाई मेरा मैट्रिक सिस्टम सक्खर का है, सही है, क्योंकि भाई देखो इंटीरियर के बच्चों की ज्यादा सीट्स होती हैं, तो मैंने कंसीडर कर लिया कि भाई सक्खर का आ रहा है, सही है। आपके मैट्रिक के अंदर इक्विवेलेंट स्कोर आपने क्या लिया था, यानी कि अब आपने मैट्रिक की मार्कशीट सामने रखनी है, या फिर अगर आप ए लेवल्स ओ लेवल्स का स्टूडेंट हो तो आपने ओ लेवल्स की अपने पास इक्विवेलेंसी सामने रखनी है, और आपने देखना है कि भाई आपके मैट्रिक के अंदर आपने कितने नंबर स्कोर करे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैंने मैट्रिक में स्कोर करे थे 900, सही है। मैट्रिक के टोटल कितने नंबर्स थे, मैं कहता हूँ मैट्रिक के अंदर टोटल नंबर्स थे 1050 के, सही है, मैंने 900 नंबर स्कोर किए थे। आपका मैट्रिक का सीट नंबर क्या था, मैं अपने पास से कुछ भी डाल देता हूँ भाई, मेरा ये मैट्रिक का सीट नंबर आ रहा है। मेरा मैट्रिक का पासिंग साल क्या था, मैं कहता हूँ भाई मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ है 2023 के अंदर, सही है, 2023 में मेरा मैट्रिक कंप्लीट हुआ है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपका इंटरमीडिएट बोर्ड क्या था, सही है, आपका इंटरमीडिएट बोर्ड क्या था, उसको सेलेक्ट करोगे। आपने एचएससी करा है या डिप्लोमा करा है, तो भैया मैंने इंटरमीडिएट करा है। इंटरमीडिएट बोर्ड का था, अगेन मेरा सक्खर बोर्ड था फॉर एग्जाम्पल। आपके फर्स्ट ईयर की क्या नंबर थे, आपके फर्स्ट ईयर के पर्टिकुलरली कितने नंबर थे, आप उसको यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे। तो भाई मैं कहता हूँ मेरे फर्स्ट ईयर के टोटल नंबर आए हैं 482, सही है। मेरे फर्स्ट ईयर में कितने नंबर आए हैं, मैं कहता हूँ ये आए हैं मेरे पास 482। और एचएससी पार्ट वन का मेरा सीट नंबर क्या था, एचएससी पार्ट नंबर वन का मेरा सीट नंबर क्या था, मैं अपनी तरफ से कुछ भी लिख देता हूँ, सही है, ये लिख दिया मैंने फिलहाल के लिए। आपने अपना सही वाला सीट नंबर डालना है भाई, आपकी मार्कशीट पे गिवन होगा, ये मैं फॉर्म फिल करने के आपको खाली शो कर रहा हूँ। एचएससी पार्ट वन आपने कब पास करा है, 2024 में पास करा है। फॉर ऑलरेडी पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ओनली। अब देखो ये जो आपका सेक्शन है ना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका ऑलरेडी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है। ये सेक्शन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनका इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है, जो रिपीटर्स हैं, जो इंप्रूवर्स हैं, ये उन बच्चों के लिए। अगर आप अभी सेकंड ईयर के पेपर दोगे तो आपने ये वाला सेक्शन नहीं फिल करना। भाई ये सेक्शन देखो साफ तौर पे लिखा हुआ है, फॉर ऑलरेडी पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि जिन बच्चों का ऑलरेडी पिछले साल सेकंड ईयर इंटर कंप्लीट हो चुका था, तो आप लोगों ने इस चीज को यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है, सही है, तो ये चीज जहन में रखिएगा। तो मेरा चूंकि अभी नहीं हुआ, मैं एक नॉर्मल बच्चे के रेफरेंस से बता रहा हूँ, तो मैं इसको सबमिट कर दूं, इनको फिल नहीं करना। मगर ये वाला जो कॉलम है ना, ये आप तमाम बच्चों को फिलअप करनी है कि भाई आप किस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हो, द ग्रुप इन विच यू वांट टू अपीयर इन द प्री एडमिशन एंट्री टेस्ट। इसको आपने तरीके से फिल करना है कि भाई आप कौन सा पेपर देना चाह रहे हो। देखो अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, या आपका डीआई प्री इंजीनियरिंग के अंदर था, या आपका ए लेवल्स प्री इंजीनियरिंग में था, यानी कि आपने इंटर के अंदर ए लेवल्स के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, फिजिक्स पढ़ी है, तो भाई आप प्री इंजीनियरिंग पे सेलेक्ट करोगे। अब देखो अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हो तो आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश पे सेलेक्ट करोगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो, कंप्यूटर साइंस के सेक्शन को सेलेक्ट करोगे। तो चूंकि हम प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, हमने प्री इंजीनियरिंग को सेलेक्ट कर दिया, इसको मैंने करवा दिया सबमिट, इसको मैंने करवा दिया सबमिट। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये वही सेक्शन ग्रीन हो गया, यानी कि दो कॉलम्स मेरे क्या हो गए, फिल हो गए। अब मैं जाऊंगा फाइनली स्टेप नंबर, हमने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, चला इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, अब फाइनली स्टेप नंबर 4 पे जाऊंगा। अब मैं जाऊंगा प्यारी सी प्रोफाइल फोटो के ऊपर। अब देखो भाई प्रोफाइल फोटो कैसी होनी चाहिए, भाई इस तरह की नहीं होनी चाहिए, इस तरह की भी नहीं होनी चाहिए ना। खुदारा भाई आपने प्रोफाइल फोटो में आपको रिकमेंड करूंगा अपने मोबाइल के कैमरे से ना खींचे, आपके घर के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन शॉप है, कोई पिक्चर वाली दुकान है, वहां से जाके एक पिक्चर खिंचवा लीजिए। कल को आप किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं इंशाल्लाह ताला अज़्ज़वजल, या आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, तो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी वो चीज। एज अ बड़ा भाई, एज अ टीचर, मुझे मेरी इतनी बात पे यकीन करिएगा कि जो प्रोफाइल पिक्चर होती है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, इसलिए ढंग से जो है ना खिंचवा लीजिए। खुदारा मोबाइल के कैमरे से ना खिंचवाए, क्योंकि देखो उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई बहुत ज्यादा क्लोज आपकी सेल्फी ना हो, कोई बहुत ज्यादा दूर ना हो, नॉट सेंटर ना हो, यानी कि सेंटर के अंदर ना हो, कोई आपने हेड शर्ट पहनी हुई हो, अननेचुरल स्किन टोन हो, पोर्ट्रेट हो, या ब्लर्ड हो, या आपकी लुकिंग अवे हो, यानी कि आप किसी और तरफ देख रहे हो, बैकग्राउंड के ऊपर कोई बंदा आ गया, या माउथ ओपन है आपका, या रोटेशन पिक्चर है। तो भाई आपकी पिक्चर ऐसी होनी चाहिए, ढंग की पिक्चर हो। तो लेट सपोज मैं अपनी चूज फाइल्स पे जाता हूँ, और चूज फाइल पे जाके मैंने अपनी ढंग के डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेक कर लेते हैं भैया जी हमारे पास कोई पासपोर्ट साइज प्रोफाइल पिक्चर हमारी मिल जाए हमें। तो मेरा ख्याल है ये हो गई है, इसको मैं सबमिट करवा देता हूँ भैया। इसको मैं सबमिट करवाता हूँ, तो ये कह रहा है कि नहीं बहुत बड़ी पिक्चर है, यानी कि फाइल का नेम जो है ना काफी, तो मैं इस वाली पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इमेज साइज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 केबी। अब आप में से बहुत से बच्चों के पास जब आप इमेज को अपलोड कर रहे होगे ना, ये वाला ऑप्शन आएगा कि भाई आपकी इमेज का साइज काफी बड़ा है। तो इस चीज को सही कैसे करते हैं कि अगर आपकी इमेज का साइज काफी बड़ा हो ना, तो आप सिंपल गूगल के ऊपर जाओ, यहाँ पे जाके लिखो साइज रिड्यूसर, इमेज साइज रिड्यूसर, इस ऑप्शन को लिखो, तो आपके पास इमेज साइज रिड्यूस करने वाला वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो आप अपनी पिक्चर को वहां पे अपलोड करो और उसके साइज को रिड्यूस कर लो। बहुत दफा बच्चे इस डिफिकल्टी को फेस करते हैं कि सर वो पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, साइज बड़ा आ रहा है। तो कभी भी साइज अगर बड़ा आ रहा हो ना, सिंपल गूगल पे जाके लिखो इमेज साइज रिड्यूसर, आपके पास डिफरेंट टूल्स आ जाएंगे, वहां से आप अपने इमेज के साइज को क्या करवा लो, रिड्यूस करवा लो, तो ये काम कर लिया करें। अब जैसे मैं दूसरी कोई पिक्चर अपलोड कर देता हूँ भाई,
मैं अपनी कोई और अच्छी सी पिक्चर को अपलोड कर देता हूँ। मैं इस वाली पिक्चर को अपलोड करके चेक कर लेता हूँ भाई। ये भी 150 KB से बड़ी आ रही है। कोई और पिक्चर देख लेते हैं भाई, इसको करके चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखो, ये अपलोड हो गई। ये वाली पिक्चर हमारी अपलोड हो गई। ये देखो भाई, हमारी प्रोफाइल फोटो ये अपलोड हो गई हमारी, सही है ना? या ये हमारी प्रोफाइल फोटो अपलोड हो गई। अब मैं देखो डैशबोर्ड पे जाता हूँ। अब मैं डैशबोर्ड पे जाके चेक कर लेता हूँ भाई, क्या मेरी ये पिक्चर अपलोडेड हो गई? ये देखो मेरी प्रोफाइल पिक्चर अपलोडेड हो गई। क्लियर है बेटा? ये देखो हमारी प्रोफाइल पिक्चर येलो के अंदर ये आ गया। अब फाइनली मैं कहाँ जाऊंगा? अब मैं जाऊंगा स्टेप नंबर 5 के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग के ऊपर। अब देखो डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग को जरा गौर से देखिएगा भाई। डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग क्या है? कि भाई आपकी एक्सेप्टेबल जो इमेज एक्सटेंशंस हैं वो खाली जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, यानी कि आपने स्कैन डॉक्यूमेंट जो करवाने हैं किसी भी दुकान से जाके करवाइएगा। मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा। देखो, आई एम आई एम वन ऑफ दोज पर्सन जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान से तालीम हासिल करी, मैंने दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी से भी अपनी तालीम कंप्लीट करी। अमेरिका से मेरा एक मास्टर्स है। मैं आपको एक मशवरा आपके टीचर के तौर पे, उस्ताद के तौर पे भी देना चाहूंगा, और एक बड़े भाई के तौर पे भी देना चाहूंगा। एक उस्ताद के तौर पे भी, एक वर्किंग प्रोफेशनल के तौर पे भी, एक वो बंदा जिसने कॉर्पोरेट साइड पे काम करा है उसके तौर के ऊपर भी। भाई अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो एक ढंग की किसी दुकान से जाके स्कैन करवा लो। ये दुनिया भर में फिर आपके बाद में काम आएंगे। आप कल को इटली में अप्लाई करते हो, जर्मनी में अप्लाई करते हो, ऑस्ट्रेलिया में करते हो, सऊदी अरब में करते हो, या आप ईरान में करते हो, या अमेरिका में करते हो, या न्यूजीलैंड में करते हो, आप कहीं भी करते हो, वहां पे आपको हर जगह पे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। तो खुदा ना मोबाइल के कैमरे से कभी भी डॉक्यूमेंट्स ना करवाओ। एक दफा पैसे खर्च कर लो। आपके इलाके के अंदर कोई भी स्कैन की शॉप है, तो वहां पे जाके डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करवा लो। ये डॉक्यूमेंट जो है ना, इनकी अपने पास एक गूगल ड्राइव के ऊपर अपने एक पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बना के रखो। गूगल ड्राइव पे रखो हमेशा। लैपटॉप के ऊपर भी रख सकते हो, मैंने तो लैपटॉप पे भी रखा हुआ है, मगर गूगल ड्राइव पे क्या होता है, दुनिया में कहीं पे भी मौजूद होना, कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी, एक कलेक्ट करके निकाल के आपने दे दिया। तो भाई आपके जैसे कि आपका डोमिसाइल है, इसकी एक आप अपनी स्कैन कॉपी बना के रखो, कलर कॉपी। इसी तरीके से आपका जो पीआरसी है, इसकी एक कलर कॉपी बना के रखो। इसके अलावा आपका जो ओरिजिनल सीएनआईसी है, बेफॉर्म है, इसकी कलर कॉपी बना के रखो। मेट्रिकुलेशन का जो आपकी मार्कशीट है, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, उसकी कलर कॉपी। एचएससी पार्ट 1 पार्ट 2 की मार्कशीट की कॉपी। ऑल तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पार्ट 1 है अभी फिलहाल मेरे केस के अंदर, मगर मैं बता रहा हूँ आपको, खाली सही है ना? ये कॉपीज बना के रखो। कल को जब आपकी बैचलर्स की डिग्री आ जाएगी ना, उसकी भी कॉपी बना के रखिएगा। तो अपने पास गूगल ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर बना के रखो कि भाई ये मेरे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कल को आप कहीं भी जब यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो ठक 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 करके आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर स्कैन मौजूद होंगे एक ड्राइव के अंदर, तो आपके लिए अप्लाई करना बहुत सिंपल होता है। ये बेसिक चीजें बच्चों को पता नहीं होती यार। ये बेसिक चीजें कोई बंदा थोड़ी बताएगा, ये तो आपको खुद मालूम होनी चाहिए। भाई ये आपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास कहीं पे सेव करके रखो वॉलेट के अंदर, ये आपके बहुत काम आएंगे। तो अब देखो, मैंने जैसे आपसे कहा था कि अगर आप मेहरान का फॉर्म फिल करना चाहते हो, आपका डोमिसाइल वगैरह मौजूद होना चाहिए। भाई डोमिसाइल अगर आपका नहीं बना हुआ, फॉर्म फिल नहीं कर सकते, तो खुदारा बनने के लिए दे दो। डोमिसाइल के ऑफिस कल ही जाओ, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस, तो अपना पीआरसी और डोमिसाइल बनने के लिए दो। तो मैं यहाँ पे खाली आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ कि मैं तो खैर यहाँ पे कुछ भी अपलोड अभी कर रहा हूँ ताकि हमारे पास ये हो जाए। मैंने इसको डोमिसाइल को अपलोड कर दिया, सही है ना? मैंने इसको भी अपलोड कर दिया, और मैंने इसी तरीके से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा। मैं आपको खाली अपनी नॉर्मल, भाई मैं जाहिर सी बात है मैं अपने एग्जैक्ट डोमिसाइल पीआरसी आपके लिए अपलोड नहीं करूंगा। आई एम जस्ट शोइंग यू कि आपने करना क्या है। अच्छा, आपके जो ये स्कैन डॉक्यूमेंट्स हो ना, ये आपने इसको इमेज में करवाना है। आप किसी भी शॉप पे जब जाओगे ना, शॉप पे जाके उससे कहिएगा इसको इमेज में कन्वर्ट करके आपको दे, जेपीजी इमेज के ऊपर, और फिर वो उसको अपने पास ईमेल के ऊपर मंगवा लीजिएगा, और गूगल ड्राइव पे प्रॉपर फोल्डर अपना बना लीजिए, और वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखें। इसी तरीके से मेरा जो सीएनआईसी है, मैंने उसकी पिक्चर को मैंने अपलोड कर दिया। अगर आपको सीएनआईसी नहीं है तो बेफॉर्म अपलोड किया जाएगा। आपकी जो मैट्रिक की मार्कशीट है, आपने पर्टिकुलरली अपने इसी तरीके से मैट्रिक की मार्कशीट को क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। इसी तरीके से बेटा आपके जो एचएससी पार्ट 1 की मार्कशीट है, मैंने एचएससी पार्ट 1 की मार्कशीट को अपनी अपलोड करना है। आपने करेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। भाई ये मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं तो आपको समझाने के लिए खाली बता रहा हूँ। इसी तरीके से मेरा जो भी एचएससी पार्ट 1 की मार्कशीट है, मैंने उसको भी अपलोड कर दिया। पार्ट 2 की मार्कशीट को अपलोड करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ? एचएससी एसएससी पार्ट 2 मार्कशीट मैंने इसको अपलोड कर दिया। चलो ये इस यहाँ पे नहीं कर रहा, ये कह रहा है सेम आ रही है, कुछ और अपलोड कर देते हैं भाई, कोई मसला नहीं है। इस पिक्चर को अपलोड कर देते हैं। तो हमने एसएससी पार्ट 2 की मार्कशीट अपनी अपलोड कर दी। तो चूज फाइल के ऑप्शन पे जाओगे। अच्छा, इन्होंने देखो साफ तौर पे चीज लिखी हुई है कि आपका जो इमेज का साइज होना चाहिए 150 KB या उससे नीचे का होना चाहिए। तो अगर आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट की इमेज का साइज बड़ा है ना, तो याद रखिएगा उसको आप क्या करोगे, इमेज साइज रिड्यूसर की वेबसाइट पे, कोई भी आप वेबसाइट ओपन करो, उस पर लिखो इमेज साइज रिड्यूसर, तो पर्टिकुलरली वहां पे जाके अपलोड करके उसका साइज को रिड्यूस कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो ना, इन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट का नेम आपने उसको रीनेम करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं यहाँ पे एसएससी पार्ट 2 की मार्कशीट को अपलोड अगर करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सिंपल इसको अपलोड करने के, मैं चूज फाइल के ऊपर क्या
तो जैसे ये आ रहा है मेरे पास, एक मेरी पिक्चर आ रही है, तो मैंने इसको पहले चेंज करना है, इसको रीनेम करके मैंने कर दिया SSC, मैंने क्या कर दिया SSC। सही है। अब मैं इस पर्टिकुलर पिक्चर को अपलोड कर देता हूँ, अब मैं इस पिक्चर को क्या कर देता हूँ, अपलोड। सही है। इस तरीके से आपने हर दफा अपलोड करना है, यानी कि जो भी चीज आप अपलोड करने के ऊपर जा रहे हो तो आपने उसको लाजमी तौर के ऊपर क्या करना है, तरीके से। जैसे लेट सपोज HSC पार्ट 1 की जो मार्कशीट है, तो मैं अगर मेरे पास लेट सपोज HSC पार्ट 1 की मार्कशीट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रीनेम करूंगा सबसे पहले HSC के ऊपर, कि भाई ये क्या चीज आ रही है, ये मेरे पास इंटर के पार्ट 1 की मार्कशीट आ रही है, तो मैंने इसको HSC के ऊपर रीनेम कर दिया। अब मैं फाइनली इसको अपलोड कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको अपलोड अप करने के ऊपर जाऊंगा। तो ये काम आपने करना है। जब ये काम आप कर दोगे, अब देखो मैं डैशबोर्ड पे जाके देखता हूँ, तो मेरी देखो यहाँ पे SSC भी अपलोड हो गया, HSC पार्ट 1 भी अपलोड हो गया। अच्छा, बहुत दफा आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं। मैं भी परेशान हो गया था जब मैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करा था ना, तो मैं भी परेशान हो गया था कि यार यहाँ पे तो मुझे शो ही नहीं हो रहा, जिस तरह ये PRC के अंदर या पर्टिकुलरली डोमिसाइल के अंदर शो हो रहा है, ये बनी हुई पिक्चर आ रही है। अब मुझे यहाँ पे पिक्चर बनी हुई नहीं आ रही थी, मैं अपलोड किए जा रहा हूँ, पिक्चर ही बनी हुई नहीं आ रही। तो फिर मैंने जाके डैशबोर्ड पे देखा कि भाई डैशबोर्ड के ऊपर क्या ये अपलोड हुआ हुआ है, तो मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई मेरा ये अपलोड हुआ हुआ है। ये क्या हुआ हुआ है, मेरा ये अपलोड हो चुका है, ये आपको यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि मेरा ये काम यहाँ पे फाइनली अपलोड हो चुका है। अपलोड हो गया है। अब फाइनली मैं क्या करूंगा, अब फाइनली मैं जाऊंगा अगले स्टेप के ऊपर। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है, हमारा स्टेप नंबर 4 एक तरीके से आपकी कंप्लीट हो गए ना, तो आपका फॉर्म एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आपके जो 5 स्टेप्स थे ना, मेजर 5 स्टेप हमारे आ रहे थे। सही है, ये जो 5 स्टेप आ रहे थे, हमारे मेजर 5 स्टेप आ रहे थे, हमारा भी पूरा फॉर्म एक तरीके से कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब जो आपने अपने चालान को अपलोड करा है ना, तो क्लिक टू अपलोड चालान पे क्लिक करके अपने चालान की पिक्चर को अपलोड करोगे। जो भी आपके चालान की पिक्चर थी, आप पहले चाहो तो पहले कंप्लीट फॉर्म को फिल कर लो, फिर आप चालान की फीस पे करवा दो, आप पे डिपेंड करता है। सही है। तो आपने क्या करा, अब आपने जब चालान को पे अप कर दिया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ रहा है ना, क्लिक टू अपलोड चालान, तो आप चाहो तो इसको पर्टिकुलरली चालान को यहाँ पे जाके अपने अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपने क्या करना है, चालान को अगर अपलोड करना चाह रहे हो, तो आप इसको चालान को अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं गया और मैं जाके यहाँ पे चालान की पिक्चर को अपलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो भी पिक्चर आ रही है चालान की, मैंने इसको यहाँ पे अपलोड कर दिया, मैंने सबमिट कर दिया। सही है। तो अब देखो चालान भी मैंने अपलोड कर दिया। अब ये जो बाद में जब वेरीफाई जाके चालान को क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अब देखो ये भी येलो हो गया। एक तरीके से मेरा एक कंप्लीट फॉर्म जो है ना फिल हो चुका है। अब ये मेरा फॉर्म जो है ना 100% फिलअप हो चुका है, मेरा चालान भी अपलोड हो गया है। सही है। अब ये जो येलो ऑप्शन आ रही है ना, येलो इसलिए आ रही है तो अभी इन्होंने वेरीफाई नहीं करे। अभी जब ये वेरीफाई होगा, पहले सबसे पहले चालान इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे, मैंने जो फीस पे करी है वाकई में पे करी है कि नहीं करी। मैंने तो आपको शो करवाने के लिए खाली दिखाया है। तो भाई जाहिर सी बात है, इसको पहले ये ग्रीन कब होगा, विद इन 3 डेज, यानी कि कम से कम 3 से 4 बिजनेस डेज, यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो बिजनेस डेज होते हैं ना, वो कम से कम 3 से 4 बिजनेस डेज के अंदर ही ग्रीन हो जाएगा। अगर मेरी फीस वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद, फिर प्रोफाइल पिक्चर अगर जब वेरीफाई हो जाएगी वो भी ग्रीन हो जाएगा, फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, ये भी ग्रीन हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सही है। अच्छा, वो तमाम बच्चे जो सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाहते हैं, आप सेल्फ फाइनेंस के ऑप्शन के ऊपर आओगे, ये सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन ये आ रहा है। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस क्या होता है, देखो एक रेगुलर स्कीम जो होती है ना, उसके ऊपर अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड है, वो 85 या 86 के मेरिट पे क्लोज हो रही है, यानी कि 86% के ऊपर, 86 के मेरिट के ऊपर अगर कोई फील्ड क्लोज हो रही है, तो सेल्फ फाइनेंस में फायदा ये होता है कि कम मेरिट के ऊपर, 77 के ऊपर, 78 के ऊपर, 80 के ऊपर सेम फील्ड आपको मिल सकती है, मगर सेल्फ फाइनेंस के पैसे ज्यादा होते हैं। तो अगर कोई बच्चा सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना चाह रहा है, तो आप सेल्फ फाइनेंस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप डिमांड ड्राफ्ट नंबर 1 के ऊपर जाओगे और अपना ड्राफ्ट नंबर लिखोगे, यानी कि जो भी आप पर्टिकुलरली जिस बैंक से भी आपने ड्राफ्ट अपना क्रिएट करवाया है, आप उसको लिखोगे। आपके ड्राफ्ट की डेट क्या, आप उसको लिखोगे। अच्छा, सेल्फ फाइनेंस की फीस इस दफा मेहरान यूनिवर्सिटी में कितनी आ रही है, भाई 13,50,000 भी है, 12,60,000 भी है, 10,50,000 भी है, 7,35,000 भी है, 6,30,000 भी है, 4,25,000 भी है। डिपेंड करता है आप सेल्फ फाइनेंस की कौन सी कैटेगरी पे अप्लाई कर रहे हो। और आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है, आप जिस बैंक से अपना ड्राफ्ट क्रिएट करवा रहे हो, ब्रांच नेम लिखोगे। डिमांड ड्राफ्ट का बैंक क्या है, यानी कि जहां पे आप पे अप करवा रहे हो, यानी कि लेट सपोज अगर आप HBL का डिमांड ड्राफ्ट है, तो HBL का नेम लिखोगे, उसकी ब्रांच नेम लिखोगे और फिर सबमिट करवाओगे उसको। ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम के लिए इस तरीके से अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आपके वालिद साहब मेहरान यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, तो आप मेहरान यूनिवर्सिटी के अगर कोटा पे अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आप इस तरीके से पर्टिकुलरली उसको मेहरान यूनिवर्सिटी कोटे पे अप्लाई करने का ये वाला काम करोगे। सही है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरीके से फाइनली हमारा मेहरान यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है ये 100% फिलअप हो जाएगा। ये तरीके कार है, इस तरीके से फाइनली कंप्लीट फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। आप जैसे जैसे आपकी चीजें वेरीफाई होती जाएंगी, ग्रीन कलर में शो होता जाएगा। इतना कोई मुश्किल फॉर्म फिल करना नहीं है, बेसिक चीज है बेटा, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं है। फॉर्म किस तरीके से फिल करना है मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में ये सारी बात समझाई। अब जरा वापस आते हैं। देखो मेहरान यूनिवर्सिटी का जो इस दफा टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, ये टेस्ट आपके पास कब हो रहा है, ये टेस्ट आपके पास कंडक्ट हो रहा है जून के अंदर। एक चीज ध्यान में रखिएगा, देखो फॉर्म शॉर्म फिल हो जाएगा,
जाएगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, इस फॉर्म को फिल करते हुए आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब तक आपके पास डोमिसाइल नहीं है आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपका फॉर्म फिल नहीं हो सकता। तो आपके पास सबसे पहले डोमिसाइल या पीआरसी होना कंपलसरी है। अगर आपके पास आपका अपना डोमिसाइल या पीआरसी नहीं है तो बेटा आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। डोमिसाइल पीआरसी की स्लिप अपलोड मत कर दीजिएगा। भाई खुदारा बनवाने के लिए आज दो, आपके पास 10 मई तक का टाइम है ना फॉर्म फिल करने का। तो भाई आज अगर 14 अप्रैल वाले दिन या 15 अप्रैल को जाके आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफिस जाते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ, तमाम चीजें जाके उनसे पूछो और अर्जेंट केसेस के ऊपर बनवाओ, अर्जेंट केसेस के ऊपर बनवाओ। नॉर्मली 15 दिन के अंदर आपका बन जाता है, नॉर्मली एक हफ्ते में बन जाता है। मुझे याद पड़ रहा है मेरा 15 दिन में बना था नॉर्मल, आज से कई साल कबल। अब तो 7 दिन में बन जाता है भाई। तो आपका सिंपल तरीके से डोमिसाइल जब पीआरसी फॉर्म हो जाएगा उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो, पहली चीज। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई इस कंप्लीट वीडियो को खुद भी देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तीसरी बात, देखो फॉर्म तो फिल होता रहेगा, फॉर्म फिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है। असल चीज क्या है, तैयारी करना। असल चीज क्या है, आपको मेहरान यूनिवर्सिटी की प्रॉपर तैयारी करनी है, क्योंकि मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट एनईडी से ज्यादा डिफिकल्ट होता है, एनईडी से ज्यादा मुश्किल होता है बेटा। और इस दफा जो मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेट है वो कब की आ रही है, जून के आखिरी वीक की राउंड नंबर 1 होगा और फिर जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर राउंड नंबर 2 आ जाएगा। तो आपको तैयारी अपनी बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप वाकई में चाहते हो कि आप मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लो, देखो सिंध के अंदर एक आपके पास दो ही बेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज आ रही है, या तो एनईडी है या मेहरान है। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज नहीं है। देखो गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर कंपटीशन लेवल हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि भाई फीसेस कम होती है गवर्नमेंट सेक्टर की। अब देखो नस्ट हो गया या फास्ट हो गया, नस्ट के अंदर या फास्ट के अंदर सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है ना वो आपके पास 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर है। वो कितनी है, 2 लाख पर सेमेस्टर है। जबकि एनईडी के अंदर या मेहरान के अंदर सेम पढ़ाई, सेम तरह की फैकल्टी, सेम तरह के सब्जेक्ट्स आपको 30,000 पर सेमेस्टर पढ़ने को मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है। कहाँ 2 लाख रुपए की फीस, कहाँ 30,000 रुपए की फीस। और एट द एंड ऑफ द डे आप चाहे नस से पढ़ो, चाहे फास्ट से पढ़ो, चाहे मेहरान से पढ़ो, चाहे एनईडी से पढ़ो, पाकिस्तान से बाहर आपको हर एक को जॉब मिलती है। जिसके पास नॉलेज होगी, जिसके पास पर्टिकुलरली कैलिपर होगा, जिसके पास आपकी क्वालिफाइड पर्टिकुलरली चीजें होंगी, आपको हर जगह के ऊपर जॉब भी मिलेगी, हर जगह के ऊपर इंटर्नशिप भी मिलेगी, हर जगह के ऊपर आपको पर्टिकुलरली बाहर पढ़ने के मौके भी मिलेंगे। तो भाई खुदारा माँ बाप के पैसे बचाओ। गवर्नमेंट सेक्टर जाने का फायदा सिर्फ ये होता है कि आपके पैसे कम लगते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर तैयारी के ऊपर फोकस करो। मेहरान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट का पैटर्न है बेटा, मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर मैथ्स भी आती है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री का पोर्शन भी होता है और इंग्लिश का पोर्शन भी होता है, अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो तो ऑब्वियसली मैथ्स होगी, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री की जगह पे कंप्यूटर होगा एंड देन इंग्लिश का पोर्शन होगा। अगर आप प्री मेडिकल बैकग्राउंड के हो तो मैथ्स की जगह पे बायोलॉजी होगी, फिर फिजिक्स होगी, फिर आपके पास केमिस्ट्री होगी, फिर इंग्लिश होगी। मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हर सेक्शन 25 नंबर का होता है और आपके टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर मेहरान यूनिवर्सिटी का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा क्यों होता है कि आपका टाइम सिर्फ 1 घंटे का होता है, 60 मिनट्स का होता है। यानी कि 1 घंटे में आपको 100 एमसीक्यूज कवर अप करने हैं। मेहरान के अंदर कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, तो आपके ऊपर प्रेशर और ज्यादा होता है, प्रेशर आपके ऊपर बेतहाशा ज्यादा होता है। इसीलिए तैयारी अपनी बहुत अच्छे लेवल से करनी है। इसी चीज को काउंटर करने के लिए, इसी चीज को बच्चों को बताने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आपकी तैयारी कवर अप करवा रहा होता हूँ या मैं आपको जो टीचर्स ला के प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, पाकिस्तान के टॉप कैप्टिट्यूड फैकल्टी होती है। तो अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपनी तैयारी को लेकर, अगर आप वाकई में समझते हैं कि आपको तैयारी अच्छी तरीके से करनी चाहिए, तो भाई लाजमी तौर पे हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, इसका आप हिस्सा बनिए। इस बैच की देखो खास बात क्या है, इस बैच की खास बात यह है कि भाई लाइव क्लासेस के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाया जाएगा। चाहे आप मेहरान की तैयारी कर रहे हो, नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की, एनईडी की, जीआईके की, आईबीए की, कॉन्सेप्ट की, किसी भी यूनिवर्सिटी की आप तैयारी कर रहे हो, तो भाई आपका हम एक दफा कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे मई के अंदर और एक दफा हम आपका कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे जून के अंदर, ताकि आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी के राउंड 1 से पहले 100% तैयार हो सको। फिर आपके मल्टीपल टेस्ट लिए जा रहे होते हैं, आपके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, आपके ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, आपके मॉक टेस्ट अलग होते हैं, पास पेपर टेस्ट अलग होते हैं। जो भी टेस्ट कंडक्ट होता है उसका प्रॉपर आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो टॉप कैप्टिट्यूड फैकल्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह एक जमाने तक मैंने बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया, अब मैं सिर्फ ब्रांड के ऊपर पढ़ाता हूँ। जाहिर सी बात है भाई, एक हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है। वो हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी जब भी किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाती है तो वो वहां पे इंस्टीट्यूट वाले 60,000 रुपए 50,000 रुपए चार्ज कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर एंड व्हाट वी आर चार्जिंग जस्ट द मिनिमल फीस, दैट इज 6,500 7,000 रुपीज। और उसके अंदर आपको कंप्लीट एप्टीट्यूड कोर्स पढ़ाया जाता है, मल्टीपल टाइम पढ़ाया जाता है। ये जो फीस होती है ये 1 महीने की नहीं होती, 2 महीनों की नहीं होती, बल्कि जब तक आपकी तमाम पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज के एडमिशन नहीं हो जाएंगे अप टिल अगस्त आपके पास बैच का एक्सेस होगा। जुलाई एंड अगस्त के स्टार्ट तक बैच का एक्सेस होगा। तो आप इस बैच के अंदर चाहे आप नस की तैयारी कर रहे थे, आईबी की कर रहे थे, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, आप तमाम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, तमाम यूनिवर्सिटीज का हिस्सा बन सकते हो। आपकी तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होंगी, तमाम सब्जेक्ट्स की एक एक सब्जेक्ट आपको लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है,
कि भाई देखो, अगर आप लेट सपोज एनईटी में अप्लाई कर रहे हो, बहरान में अप्लाई कर रहे हो, तब तो पैटर्न सिमिलर है, फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर है, इंग्लिश है। बट अगर कोई बच्चा आईबी में अप्लाई कर रहा है तो वहां पे बिजनेस, मैथ और इंग्लिश है, तो आपको वो भी कवर करवाया जाएगा। आप एनटीएस में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे क्वांटिटेटिव मैथ्स भी है, एनालिटिकल रीजनिंग भी है, आपको वो भी पढ़ाई जाएगी। अगर आप लेट सपोज कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पे बिजनेस मैथ्स भी आती है, तो हम आपको वो तमाम चीजें भी कवर करवाएंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई दोस्त प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है तो भाई हम आपकी एमटी कैट की तैयारी भी कवर करवाते हैं। अगर आप एमटी कैट प्लस मेहरान या एनईटी के टारगेट कर रहे हो बायोमेडिकल के लिए, सीएस के लिए, तो आपके टेस्ट में बायो का पोर्शन आएगा। तो वो तमाम बच्चे जो एमटी कैट वाले होते हैं उनको पाकिस्तान की टॉप की मेडिकल कॉलेज की तैयारी कवर अप करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीएमडीसी सर्टिफाइड डॉक्टर्स मेरे बैचेस के अंदर आके पढ़ा रहे होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दी वेरी डिटेल मैनर, इन अ वेरी कैटेगोरिकल मैनर। उसका नतीजा ये होता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पोजीशन थी मेरे बच्चों की। ये आपके सामने कुछ बच्चों के नाम लिखे हुए। डिस्ट्रिक्ट जामशोरो से इज्जान सारी, मोहम्मद अम्मार सांगड़ से, हैदराबाद रूरल से मेरे पास नूरुल हुदा, अब्दुल वहाब सुजावल से, फर्स्ट पोजीशन शहीद बेनजीराबाद से, हलार अहमद सक्कर से था, और ये बच्चा जीआईकेआई में बैठा हुआ है 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। ही वाज अ वेरी टैलेंटेड गाय। और ये हलार बच्चा वहां पे बैठा हुआ है। लक्ष्य कुमार लाड़काना से, रूरल सिंध का एक और बच्चा था अब्दुल मन्नान। इसके अलावा भी काफी सारे बच्चों ने रिजल्ट अपना लेट शेयर किया था, तो मैं उनको अपलोड नहीं कर सका था क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी टीम बहुत बिजी होती है अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट सेशंस के दौरान। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है भाई, नस के रिजल्ट भी होते हैं, फिर फास्ट के भी होते हैं, फिर एनईडी के भी होते हैं। चाहे एनईडी की टॉप पोजीशन हो लास्ट 6 ईयर्स के अंदर, चाहे नस के अंदर 170 प्लस का स्कोर हो, चाहे आपके पास आईबी की टॉप पोजीशन हो, चाहे आपके पास पर्टिकुलरली एनटीएस की फर्स्ट पोजीशन हो, ये मेरे बैच के बच्चों की आ रही होती है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं बेटा इस चीज के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे जहां पे हैं खैरियत से हैं, इस तरीके से आपने मेहरान यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल करना है, मेहरान यूनिवर्सिटी की तैयारी आपने करनी है। मेरी तरफ से काविश है कि मैं मजीद पास पेपर के साथ साथ अपलोड करता जाऊं। मगर सबसे बड़ा फायदा क्लासेस के अंदर ये होता है कि लाइव क्लासेस के अंदर हमको रीसेंट ट्रेंड्स, रीसेंट पेपर्स पढ़ाते हैं। अक्सर बच्चे पूछते हैं सर लाइव क्लासेस में यूट्यूब में डिफरेंस क्या है? भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। लाइव क्लासेस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स एक लाइवली टीचर कवर करवाएगा, यूट्यूब पे तो रिकॉर्डेड कोर्स होता है। सेकंडली, आपको लाइव क्लासेस के अंदर जो रीसेंट ट्रेंड्स होते हैं, रीसेंट पास्ट पेपर्स होते हैं, वो सारे के सारे कवर करवाए जाते हैं। यूट्यूब के ऊपर तो भाई किसी दिन वीडियो है, किसी दिन नहीं है, आपको थोड़ी पता है। तीसरे नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाते हैं, और आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है आपके टेस्टों के जरिए। तो आप जितने ज्यादा टेस्ट देते हो आपको उतनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती है। आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स के ऊपर वर्किंग होती है, और जो भी आपका टेस्ट कंडक्ट होता है उसका प्रॉपर्ली आपको उसका प्रॉपर्ली आपको रिजल्ट भी मिलता है, और उसका प्रॉपर्ली आपको वीडियो सॉल्यूशन के अंदर उसके तमाम के तमाम क्वेश्चंस, तमाम के तमाम एमसीक्यू समझाए जाते हैं। तो ये तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहीं पे इस क्लास को मैं एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।